हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज है ट्रायम्फ सीरीज का डे 4। और भाई, इससे पहले आप लोगों को मैं क्या कहना चाहूँगी, क्या कहना चाह रही हूँ, हाँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ। आज DSSB का पेपर हुआ और DSSB का पेपर 3 शिफ्ट्स में हुआ। सुबह 9 से 11 था, फिर 1 से 3 था, फिर 5 से 7 था। तो जितने भी हमारे, मतलब मेरे यहाँ से पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स थे, अच्छे खासे स्टूडेंट भाई, 24 में जिनका भी 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, और 24 आज जिनका पेपर था। तो यार, पता है, मेरे को ना बहुत एंग्जाइटी हो रही थी कि DSSB ने पहली बार सिलेबस जो है वो डिटेल सिलेबस दिया है। डिटेल में कुछ नहीं दिया है, केवल सिलेबस का उठा कर दे दिया है कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। अब उसमें से ना मैंने बड़ी मुश्किल से जो है चीज़ें, मतलब मैंने सोचा था, एक एक वो करा था मैंने, ये सोचा था, ये सोचा था मैंने कि भाई क्या करवाया जा सकता है। तो मैंने DU का सिलेबस खोला था और उसमें जो वर्क्स थे वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को करवाए थे। तो आज मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि हमारे इस ऑनलाइन सिस्टम की एक आयरॉनिकल सिचुएशन ये है, ऑफलाइन में नहीं होता ये। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की एक आयरॉनिकल सिचुएशन ये है कि जो टीचर वाकई में मेहनती है, वाकई में जिसने जो है बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं, और जो वाकई में एक अच्छा टीचर है, एक इंटेलिजेंट अच्छा पढ़ाने वाला है, उस टीचर को इतनी वैल्यू नहीं मिलती है, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मिलती किसको है? जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, जब तक उनका कोर्स बिकता नहीं। बहुत ज्यादा बच्चों को चापलूसी करते हैं जब तक उनका कोर्स बिकता नहीं। तो बात ये होती है कि अधिकतर लोग उस चीज के प्रति खिंच जाते हैं। मैं आपको अब यहाँ पर बताऊं कि मैं सबसे पहले आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगी, ये मेरे पास मेरे व्हाट्सएप पे मेरे स्टूडेंट का मैसेज आया। पेपर वही से सही से कर पाएंगे मैम जो आपसे पढ़े हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से पेपर सही हुआ है। बाकी मैं घर जाकर आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगी जो मुझे ध्यान है। ये तो मेरे व्हाट्सएप पे आया था। ये जो है ये यूट्यूब के हैं। पेपर मैम पूरा आपका कराया हुआ था। 90 में से 70 क्वेश्चन सारे लगा ही नहीं कि पढ़ नहीं रखा, सब जाने पहचाने थे, यानी कि आपके पढ़ाए हुए थे। और मुझे तो इजी लगा पेपर, शायद इसलिए क्योंकि सब पढ़ा हुआ था, इसलिए बार बार दिमाग में डायरेक्टली घूम रहा था जो आप बोलते थे वर्क कराते टाइम। तो बात ये होती है कि मैं ये आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। ट्रायम्फ सीरीज स्टार्ट करूंगी क्योंकि मुझे पता है वैसे लोग बहुत देर तक सुनते नहीं हैं। जब ये सारे मैसेजेस आते हैं ना, वो लोगों को नहीं दिखते। जब इतने अच्छे मैसेजेस आते हैं लोगों को नहीं दिखते। जब लोग मेरी तारीफ करते हैं तो लोगों को, जो जल कुकड़ों को, नहीं दिखते। लेकिन एक खराब मैसेज मेरे लिए आ जाए कि मैं टाइम वेस्ट करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को उल्टा सीधा बोलती हूँ, मुझे ग्रामर पढ़ानी नहीं आती है, मैं PGT पे ध्यान नहीं देती हूँ, ये उटपटांग चीज़ें चीज़ें आती हैं ना, तो लोग उस पर यकीन कर लेते। अगर मुझे PGT पढ़ाना नहीं आता होता या मुझे ग्रामर पढ़ानी नहीं आती होती तो मेरे भी UP PGT में इतने सिलेक्शंस कैसे हो जाते और मेरे खुद का 14th रैंक कहाँ से आ जाती, मुझे बताओ। अगर मुझे चीज़ें पढ़ानी नहीं आती होती तो EMRS में, जिसमें ग्रामर जो है बिल्कुल वही जो मैं पढ़ाती हूँ वैसी आई, तो कैसे आ जाती। अगर मैं PGT पे ध्यान नहीं देती तो लोग KVS PGT कैसे निकाल लेते। लेकिन लोग किस बात पे, जो वो सोचना चाहते, उन्होंने स्वाति शर्मा की एक इमेज बना ली। अगर 100 में से 70 लोग स्वाति शर्मा को पसंद करते हैं तो 30 लोग वो हैं जो नहीं पसंद करते। वो 30 लोग 3000 लोगों को जाकर फालतू की बात करते हैं और लोग उस पर यकीन करते हैं। लेकिन आपको एक चीज और भी है, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि देखिए ये चीजें हैं, क्योंकि मैं जिस दिन मेरे यहाँ कोई एडमिशन ले लेता है ना तो वो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। DSSB का कोर्स पहाड़ जैसा था। जब तक उन्होंने सिलेबस जो है ना डिक्लेयर नहीं करा था, तब तक मेरे को जो पहले सिलेबस था उसके हिसाब से, मई में जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ मेरे को पूरा अपना स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी। विद इन 3 मंथ्स वो जो कोर्स जून में खत्म हो जाता, वो कोर्स मुझे अगस्त सितंबर तक उसको चला, क्योंकि मुझे दोबारा से चीजें जो है जो पढ़ा रखी थी उसके अलावा मुझे चीजें एक एक वर्क करना पड़ा, लेकिन मैंने करवाया।
तो जो मेरे पे विश्वास करते हैं, बात कर मेरे पर मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरा मानना ये है कि जो मेरे यहाँ एक बार एडमिशन ले लेता है, तो भाई मेरी उनके प्रति ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो मैं उनको जो है करवाऊँ। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें लोग अब पता नहीं क्या-क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हर एक्सपेक्टेशन तो हर इंसान पूरी नहीं कर सकता। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, कभी भी चेक करना हो ना, तो कोर्स खरीदने के बाद की सर्विस चेक करना। इंग्लिश सूत्रा कभी लोगों को ट्रैक नहीं करता, पीछे नहीं भागते हैं। लेकिन जब आप हमारे स्टूडेंट बन जाते हैं और यदि आपको कोई समस्या आती है, आप पूछना लोगों से। अगर कोई भी फ़ोन करता है, कोई मैसेज भेजता है, तो जो फ़ोन का जवाब देते हैं ना, वो मेरे हस्बैंड जवाब देते हैं। कोई स्टाफ मेंबर नहीं देता है, मेरे हस्बैंड जवाब देते हैं। टेक्निकल इश्यू होता है तो ऐप की टेक्निकल टीम से बात करवाई जाती है। अगर किसी का कुरियर नहीं पहुँच रहा होता है ना, तो हमारे जो कुरियर वाले पार्टनर्स हैं, वो फ़ोन करते हैं लोगों को कि भाई आप जो है उठा क्यों नहीं रहे? ये हमारी आफ्टर सर्विस है। जबकि एक बार कोर्स खरीदने के बाद लोग कहते हैं वो कि जस्ट वैनिश, डिसअपियर, वो वाली चीज़ आती है, मगर हमारे साथ नहीं है। लेकिन ये चीज़ें दिखती नहीं है। अफ़सोस इस बात का होता है कि हमारी ये चीज़ें दिखती नहीं है। हम क्या करें कि ये चीज़ें दिखें? हमारे लिए लोग उल्टा-सीधा बोलते हैं तो हमारे ही जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे लिए खड़े नहीं होते। ठीक है? तो वो महसूस होता है कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, इतनी चीज़ें होने के बाद एक गलत कमेंट अगर लोग करते हैं, 2 मुँह तोड़ जवाब उन्हें कोई नहीं देता। लेकिन हाँ, उसकी जब आप किसी को जवाब नहीं देते हो ना, कोई गलत कमेंट कर रहा होता है, तो आप भी कहीं न कहीं उस चीज़ में शामिल हो जाते हो। तो आप मेरे को ये लगता है कि जब लोग जो लोग कुछ नहीं करते, लोग उनको बोलते भी नहीं उल्टा-सीधा, क्योंकि जो करता है सुनता भी वही है। तो मैं आज ये वाले कमेंट्स देखकर यही सोच रही हूँ कि भाई जब मैंने इतनी मेहनत करी, आज मुझे सुबह से मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पेपर है। पेपर मेरे बच्चे देने गए, लेकिन मुझे ऐसा लगा सुबह से मैंने आज, मतलब आज मैंने अमूमन मैं संडे में अपना पढ़ती हूँ, बहुत सारे काम करती हूँ, आज मैंने कुछ नहीं करा। कि जब पेपर चल रहा है तो मुझे ये लग रहा था पता नहीं पेपर कैसा आ रहा होगा क्या। जब पेपर इस तरीके का आया, आई फेल्ट रिलैक्स्ड। तो आप सोचो कि जो टीचर आप लोगों के साथ इतना जुड़ जाता है, तो वो चीज़ वो आप लोगों के लिए, आपके लिए क्या कुछ नहीं करेगा। आई नो कि एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है, और आज मैंने ये समय इसलिए लिया क्योंकि मैं लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, देखिए प्राइवेट में तो खून चूसा जाता है बहुत ज़्यादा। अगर आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, तो आप चापलूसी पे मत जाइए। आप ये देखिए कि वाक़ई में पढ़ाने वाला कौन-सा है, क्योंकि जो पढ़ाने वाला टीचर होगा और आप उस पे ध्यान देंगे, आप उसकी बात सुनेंगे, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। और यदि आप उस चापलूसी में आ गए, तो फिर आप भटकते ही रह जाएँगे और कुछ नहीं होगा। कि जो अभी आपकी वो क्यों? क्योंकि जहाँ स्टूडेंट गलत होते हैं, उन्हें टोकना ज़रूरी होता है। तभी तो वो अपने अंदर सुधार करते हैं ना। वही वाली बात है। तो बात बाकी और कुछ नहीं है। मैं थोड़ी-सी इमोशनल हो गई आज, क्योंकि ये पेपर मेरा भी था, और इस पेपर को अभी तो 30-31 में भी है, लेकिन अगर किसी ने मेरी बात को ध्यान से सुना हो तो ठीक है। और चलिए अब हम अपनी ट्रायम्फ सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। मैं तो इनमें भी बहुत अच्छा कंटेंट देती हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ये आप लोगों के एलटी, टीजीटी, यूपीटीजीटी और पीजीटी दो तीनों के लिए हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर ये देखिए कि विच वर्क मार्क द ऑफिशियल बिगनिंग ऑफ लिटरेरी रोमांटिसिज्म अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स। ये रोमांटिसिज्म पे क्वेश्चंस हैं, रोमांटिक एज पे, मॉडर्न एज पर हैं, और कुछ लिटरेरी टर्म्स वगैरह पे क्वेश्चंस हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए कि विच वर्क मार्क द ऑफिशियल बिगनिंग ऑफ लिटरेरी रोमांटिसिज्म अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स। विलियम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज लिरिकल बैलेड्स, लॉर्ड बायन्स चाइल्ड हेरल्ड, या पर्सी शैलेज प्रोमैथ्यूज अनबाउंड। तो आप सभी को ये पता है कि भाई रोमांटिक एज की शुरुआत जो मानी जाती है वो 1798 के वर्क लिरिकल बैलेड से मानी जाती है। और लिरिकल बैलेड जो ये वो वर्क था जिसमें जब ये पब्लिश हुआ था तो ये बिना नाम के पब्लिश हुआ था, यानी कि ये जो दोनों राइटर्स थे, इन्होंने बिना नाम के अपने वर्क को पब्लिश करा था। इट इज कॉल्ड द बिगनिंग ऑफ रोमांटिक एज। ये वर्क रोमांटिक एज की बिगनिंग के बारे में बताता है। द रोमांटिक मूवमेंट्स एम्फेसिस ऑन सेंसिबिलिटी प्राइमरली फोकस्ड ऑन।
सेंसिबिलिटी जो थी ना उसका मतलब क्या था, संवेदनशीलता जो सेंसिबिलिटी थी। रेशनल थॉट वो नियो क्लासिसिज्म का है। विमेन चिल्ड्रन एंड इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस क्लासिकल मैथोलॉजी, अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो आप जब भी कभी क्वेश्चंस आते हैं ना तो हम ये भी देख सकते हैं कि इनमें से ऑड वन आउट वाले जो हमारे ऑप्शंस है वो कौन से हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कि क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज DSSB में ऐसा भी हुआ है कि जो क्वेश्चन नहीं आते थे उनको सॉल्व करने के चक्कर में बहुत टाइम लगा दिया, सेकंड पेपर तक को पूरा करने तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं भी आ रहा लगे पड़े हैं उसको सॉल्व करने में। तो वही बात ये होती है कि आपको क्वेश्चन आते भी हैं लेकिन आप उस क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा हर्डल है ना कि टाइम मैनेज करके कैसे चलें। देखिए, तो सेंसिबिलिटी पूछी गई है, तो सेंसिबिलिटी संवेदनशीलता यानी कि व्हेन इन पोएम्स यू टेक women children as characters and emotional responsiveness when uh, the poems expresses when the poems express your heartfelt feelings, तो उसे जो है सेंसिबिलिटी जो है कहा जाता है। तो रोमांटिक एज की जो सेंसिबिलिटी है दैट इज women children and emotional responsiveness। शैलेज ओज़ोमेंडियस द रूइंस सिंबलाइज, शैले की एक बहुत फेमस पोएम है ओज़ोमेंडियस, ये एक सोनेट है और उसमें कहता है आई एम ओज़ोमेंडियस द किंग्स ऑफ द किंग। और वो क्या दिखाता है कि ओज़ोमेंडियस का केवल जो है वो जो कभी एक बहुत बड़ा राजा था जिसने अपनी बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई थी, आज वो राजा तो है ही नहीं, उसका नाम लेवा भी कोई नहीं है, लेकिन इसके साथ ही वो मूर्ति भी अब टुकड़ों में बटी पड़ी है। तो वो क्या जो है वो एक क्या उसका जो थीम है वो क्या है, या एक मॉरल संदेश उसका क्या है, दैट द परमानेंस ऑफ आर्टिस्टिक अचीवमेंट, द इम्परमानेंस ऑफ ह्यूमन पावर एंड सिविलाइजेशन, द ट्रायम्फ ऑफ नेचर ओवर ह्यूमैनिटी, द ग्लोरी ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर। तो देखो ओज़ोमेंडियस का जो रूइंस जो सिंबलाइज करते हैं ना वो करते हैं कि इंसान आते हैं और चले जाते हैं, चाहे कोई कितना ही महान क्यों ना हो, ही कैन बी, मतलब वो जो दिखाते ना कि ही कैन बी पावरफुल फॉर अ टाइम बीइंग बट आफ्टरवर्ड्स पीपल फॉरगेट, लोग भूल जाते हैं, तो वो चीज नहीं रहती है। अब वही चीज है कि इसमें जो है द इम्परमानेंस ऑफ ह्यूमन पावर एंड सिविलाइजेशंस जो है वो दिखाया गया है, द इम्परमानेंस ऑफ ह्यूमन पावर एंड सिविलाइजेशन। वैसे इसमें आर्टिस्टिक अचीवमेंट भी है लेकिन रूइंस से जब पूछे तो रूइंस यही सिंबलाइज करते हैं कि इम्परमानेंस ऑफ ह्यूमन पावर एंड सिविलाइजेशन। The concept of the sublime in romantic literature refers to, sublime का मतलब क्या होता है, divine, दैवीय, beautiful pastoral landscapes, the awe-inspiring and sometimes terrifying power of nature, refined social mannerism, classical literary form। जो sublime है ना दैवीय, जो दैवीय कॉन्सेप्ट है वो किस में देखने को मिलता है, नेचर में, क्योंकि नेचर को एक देवी की तरह रख देखा जाता है, awe-inspiring and sometimes terrifying power of nature। विच कैरेक्टरिस्टिक वॉज नॉट टिपिकल ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। अगर आप लोगों ने रोमांटिक लिटरेचर पढ़ा है, आप रोमांटिक लिटरेचर के बेसिकली बात क्या होती है कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक कहीं ना कहीं फील ये रहता है कि केवल हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कर लें या जो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं वो कर लें। ऐसा नहीं है, आप प्रीवियस ईयर भी कीजिए, सिंपल क्वेश्चंस भी कीजिए, मगर बिटवीन द लाइन भी चीजें करनी जरूरी है। अनलेस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आप चीजों का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब मैंने देख रही हूँ कि DSSB के पेपर के बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना पेपर बहुत बेकार था। तो भाई पेपर उनके लिए बेकार था जिन्होंने पढ़ा नहीं, क्योंकि पेपर बिल्कुल सिंपल पेपर था जिन्होंने लिटरेचर पढ़ रखा। एंड दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर ग्रामर फॉर द लास्ट 1 ईयर, तो वो भाई उनके लिए तो दिक्कत है ही, क्योंकि ग्रामर वाले जब आपको स्टोरी का सिर पैर भी नहीं पता तो आप उसको क्या उसका जवाब दे लोगे। अगर आपको पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स के बारे में उनके वर्क्स के नाम भी नहीं पता तो आप चाहे साधारण क्वेश्चन भी क्यों ना आपका क्या जवाब है। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दोनों ही चीज़ों पे हाथ जो है ढंग से रखना चाहिए। आप जब पढ़ते हैं ना तो सिर्फ ये नहीं शॉर्टकट नहीं अपनाने चाहिए। वेन एवर यू स्टडी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें बिटवीन द लाइन अगर क्वेश्चन आ जाएं तो हमें उनका जवाब कैसे देना। और मेरे को लगता है कि मेरी ये बात आधे से ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आती कि बिटवीन द लाइन का मतलब क्या होता है। बिटवीन द लाइन का मतलब है तुम रोमांटिक एज पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था, वर्ड्सवर्थ कब कहाँ मरे थे, और वर्ड्सवर्थ के कितने बालक थे, और वर्ड्सवर्थ ने जो है वो डोरोथी लिखी, और वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डोरोथी थी और वर्ड्सवर्थ लूसी से प्रभावित थे,
यही मत जानो, इसके आगे भी वर्ड्सवर्थ ने बहुत कुछ करा है। वर्ड्सवर्थ के वर्क्स में रोमांटिक एज के क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, आपके रोमांटिक एज के फीचर्स पता होने चाहिए। अगर आप गॉल्सवर्दी पढ़ रहे हो तो मॉडर्न एज के फीचर्स आपको पता होने चाहिए। क्या आप विलियम शेक्सपियर पढ़ने से पहले रेनेसांस को देखते हो? अगर आप जॉन मिल्टन का प्यूरिटन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, वो चीजें होती हैं जिसको बारे में आपको पता होना चाहिए। तभी तो आप औरों से आगे रहेंगे, वरना कैसे रहेंगे? अब वही वाले जैसे कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे कि भाई हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे निशान लगा दो, आए कुछ भी घुमा फिरा के हम वही लिख देंगे। ऐसा नहीं होता। नौकरी लेनी है, और वो भी बहुत अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी। वो एक ऐसी नौकरी जिनके पास है उनसे जिनके पास नहीं है वो 90, वो लोग बहुत चिढ़ते हैं उनसे और उनके ऊपर बारे में उल्टा सीधा लिखते हैं। तो अगर वो वाली नौकरी चाहिए तो उसके लिए स्कूल कॉलेज के लेवल का नहीं पढ़ना होता, उससे ऊपर के लेवल का पढ़ना होता है। Which characteristic was not typical of romantic literature? Focus on individual experience and emotion. मतलब इनमें से पूछा है रोमांटिक लिटरेचर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं, कौन सा नहीं है? सेलिब्रेशन ऑफ रीजन ओवर इंट्यूशन, इंटरेस्ट इन मेडिवल थीम्स एंड फोकलोर, एम्फेसिस ऑन नेचुरल इमेजरी एंड सिंबलिज्म। अब आपने पढ़ रखा, मेरे जैसे के लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखा, इनमें से पूछा है रोमांटिक लिटरेचर का इसमें से कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। तो फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड इमोशन। भाई देखो, रोमांटिक लिटरेचर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पे ध्यान देता है। सेलिब्रेशन ऑफ रीजन ओवर इंट्यूशन, नहीं, रोमांटिक लिटरेचर इंट्यूशन को फोकस करता है। रीजन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नियो क्लासिकल एज की है। तो ये रीजन जो है, और नियो क्लासिकल एज को कहा भी जाता है एज ऑफ रीजन। तो इसीलिए ये जो बी पार्ट है, दैट इज नॉट द फीचर ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। ये रोमांटिक लिटरेचर का फीचर नहीं है। अब यहाँ पे मॉडर्न एज के क्वेश्चंस हैं। मॉडर्निस्ट लिटरेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मॉडर्न जब एज आई 20th सेंचुरी, और बेसिकली मॉडर्न एज को जो हम मानते हैं, टीएस इलियट की वेस्टलैंड जो होती है, वेस्टलैंड जो पोएम है, इसको कहा जाता है इट इज अ परफेक्ट एपिटमी ऑफ मॉडर्न एज एपिक। मॉडर्न एज के एपिक की ये जो है, इसके अंदर सारे फीचर्स हैं। तो मॉडर्न एज में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सा नहीं है? एक्सपेरिमेंटेशन विद नैरेटिव स्ट्रक्चर, बिल्कुल इसमें फ्रेगमेंटेड यानी कि टूटी फूटी जो स्ट्रक्चर है उसको यूज किया गया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बिल्कुल यूज करा गया है, इसमें लीनियर कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं किया है। स्ट्रिक्ट अदरेंस टू ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ मीनिंग एंड रियलिटी। बात यह है कि यदि आप फॉर्म को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट अदा करोगे तो आप कभी भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या फ्रेगमेंटेड टेक्निक अपना ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए इसमें ट्रेडिशनल फॉर्म्स के प्रति स्ट्रिक्ट अदरेंस नहीं है, उससे रिवोल्ट किया गया है। तो द आंसर इज सी। The primary difference between modernism and postmodernism is modernism focuses on individual experience, postmodernism on globalization. Modernism uses symbolism, modernism avoids it. Modernism is American, postmodernism is European. Modernism rejects tradition, postmodernism embraces it. नहीं, जो मेन वो ये है कि मॉडर्निज्म जो है ना वो इंडिविजुअल पे ध्यान देता है, और पोस्ट मॉडर्निज्म इंडिविजुअल से ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ता है, यानी कि एक का एक्सपीरियंस सबको, समानुभूति की तरफ। और ये मॉडर्निज्म जो है वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पर ध्यान देता है। तो द आंसर इज ए। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाफिक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, क्लियर नैरेटिव अथॉरिटी, सिंगल कोहेरेंट मीनिंग, रियलिस्टिक कैरेक्टर डेवलपमेंट। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में मेटाफिक्शन आपको देखने को मिलता है, बियॉन्ड फिक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, कि जब इंसान अपने एक्सपीरियंसेस को ग्लोबलाइज करने की कोशिश करता है। सो द आंसर इज ए। एंड इफ यू फाइंड सम ऑफ द वर्ड्स विच आर नॉट डिसिफरेबल टू यू, मेक श्योर कि आप इन वर्ड्स को देखें, गूगल पे सर्च करें, इनके नोट्स बनाएं, जिससे कि आप अपने आप को आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयार कर सकें, और ये ना कहें यार पेपर तो पता नहीं कहां से बना दिया गया है। बिकॉज यू नो, now people do not rely on books. There are so many AI tools. From those AI tools, thousands of questions can be prepared.
तो you never know what sort of questions can be asked. The concept of incredulity towards meta-narratives in postmodernism means incredulity towards meta-narratives in postmodernism means कि भाई जब अविश्वसनीयता जब होती है मेटा नैरेटिव के प्रति, तो वो उसका मतलब क्या होता है? रिजेक्शन ऑफ स्मॉल पर्सनल स्टोरीज, skepticism toward grand totalizing explanation of truth, preference for scientific explanation, belief in absolute moral standards. तो भाई देखो, पहले क्वेश्चन को ही एक बार समझ लो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. द कॉन्सेप्ट ऑफ इनक्रेडिबिलिटी टूवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, एंड दैट इज, देखिए, जब हम किसी चीज पर विश्वास नहीं करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि जब हम संशय में रहते हैं, तो संशय के लिए स्केप्टिसिज्म यूज किया जाता है, संशयवाद जिसे कहा जाता है, स्केप्टिसिज्म टूवर्ड्स ग्रैंड टोटलाइजिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रुथ. तो ये है, दैट इज बी, स्केप्टिसिज्म. ये जो आ रहा है मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये बेसिकली एलटी के लिए ज्यादा है. विच टेक्निक इज नॉट एसोसिएटेड विद पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर? अनरिलायबल नरेशन, इंटरटेक्सचुअलिटी, पस्टिशन पैरोडी, लीनियर क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर. देखो भाई, अनरिलायबल नरेशन यानी कि मेटाफिक्शन. इंटरटेक्सचुअलिटी का मतलब होता है एक टेक्स्ट में दूसरा टेक्स्ट, दूसरे राइटर का टेक्स्ट को भी आप लेते हैं. पस्टिश का मतलब होता है अमेलगमेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों का मिश्रण. और पैरोडी यानी कि किसी चीज का मजाक उड़ाना. ये तीनों चीजें जो हैं वो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. लीनियर क्रोनोलॉजिकल यानी कि तारतम्यता से किसी प्लॉट का चलना, वो पोस्ट मॉडर्न एज की खूबी नहीं थी. क्यों? क्योंकि पोस्ट मॉडर्न एज भी फ्रेगमेंटेड और स्टाइल के साथ जो है वो क्या करता है? एक्सपेरिमेंट. द फर्स्ट वर्क टू बी लेबल्ड एज गोथिक फिक्शन वॉज. देखो भाई, गोथिक फिक्शन अगर आप सबने सुन रखा हो तो गोथिक फिक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा नॉवल या एक ऐसा जिसमें मध्यकालीन युग के जो है कैसल्स हों और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हों, तो ऐसे वर्क को गोथिक फिक्शन कहा जाता है. पहला कौन सा नॉवल है जो गोथिक फिक्शन कहलाता है? ये आप सभी को पता है कि इसका पहला कौन सा नॉवल है जो गोथिक फिक्शन कहलाता है? एंड दैट इज हॉरेस वॉलपोल्स द कैसल ऑफ ओट्रांटो. गोथिक फिक्शन ये है द हॉरेस वॉलपोल का द कैसल ऑफ ओट्रांटो, ये पहला गोथिक फिक्शन कहलाता है. एन रेडक्लिफ मानी जाती है गोथिक फिक्शन में एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन करने वाली है एन रेडक्लिफ. तो गोथिक फिक्शन में उन्होंने क्या दिया है? एक्सप्लिसिट सुपरनैचुरल इवेंट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लेन्ड सुपरनैचुरल, और जो है वायलेंट एंड ग्रोटेस्क इमेजरी या अर्बन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स. तो आप जरा एक बार देख के मुझे बताइए इसका क्या जो है आंसर होना चाहिए एन रेडक्लिफ का. अगर एन रेडक्लिफ के गोथिक फिक्शन ने उन्होंने क्या दिया है? एंड द आंसर इज, देखिए, एन रेडक्लिफ का कंट्रीब्यूशन गोथिक फिक्शन में पता है क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लेन्ड सुपरनैचुरल. ये जो टर्म है इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. ये सीधा सीधा एक्सप्लेन्ड सुपरनैचुरल का मतलब है, जैसे अगर आप कोई भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल वगैरह देखो, तो उसके ऊपर अगर आपको कोई नॉवल आप पढ़ते हो और उसमें ये कहा गया कि भाई ये होते हैं, उन पे यकीन कर लो, ये नहीं. एक्सप्लेन्ड सुपरनैचुरल का मतलब है कि मैंने इफ यू गो थ्रू द नॉवल एंड यू कम अक्रॉस दीज कैरेक्टर्स, घोस्ट, फेरीज एंड डीमंस एंड ऑल दैट, तो उसको ना एक्सप्लेन करा जाता है कि व्हाई दे आर देयर, व्हाई दे आर हियर. उनकी पूरी की पूरी एक व्याख्या की जाती है. उनको यूं ही मानने को मजबूर नहीं किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है. उनको एक बेसिकली एक तरीके से उनको एक्सप्लेन करा जाता है कि व्हाई दी सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस नॉवल. तो ये जो टेक्निक है मतलब एक्सप्लेन सुपरनैचुरल की, इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय एन रेडक्लिफ. और उन्होंने कहा था कि शुरुआत में जो इंसिडेंट्स जो हैं वो सिनिस्टर लग रहे हैं, सुपरनैचुरल लग रहे हैं, अल्टीमेटली दे आर गिवन रेशनल एंड अर्थली एक्सप्लेनेशन. कि केवल ये नहीं कहते कि भाई मॉन्स्टर्स और मैजिकल अकरेंसेस होती हैं. नैरेटिव जो है वो बताता है कि ये जो मिस्ट्रीज हैं, ये जो फ्राइटनिंग इवेंट्स हैं,
इनके को लॉजिकल कॉजेस के साथ उनको एक्सप्लेन करता है। और कैसे बताता है? मिस्टेकन आइडेंटिटीज या किसी ट्रिक के थ्रू बताता है कि ये चीज एक है, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स ही हैं। दे कैन बी ट्रिक, इफ समवन इज मतलब इफ यू फील दैट देयर इज अ मॉन्स्टर, that monster can be a trickster, वो कोई फ्रॉडस्टर हो सकता है। तो वो एक्सप्लेन सुपरनैचुरल का कॉन्सेप्ट एन रेडक्लिफ के द्वारा दिया गया था। गोथिक लिटरेचर क्रिएट्स एटमॉस्फेयर थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब गोथिक लिटरेचर में एक फीचर को छोड़ के सारे होते हैं। आइसोलेटेड सेटिंग्स, कैसल्स ऑफ फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे वही जो है किले होते हैं या ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही रहस्यमय किले होते हैं, और उसमें एक रामू काका जो हैं वो अपनी लालटेन लेकर चले आ रहे होते हैं, और नाइट टाइम और डार्कनेस होती है, ये वो सारे हैं। ब्राइट चेयरफुल डोमेस्टिक सीन्स, सुपरनैचुरल और मिस्टीरियस इवेंट्स। भाई देखो, ए भी है, बी भी है और डी भी है। अगर ब्राइट चेयरफुल डोमेस्टिक सीन्स होंगे तो वो गोथिक नॉवल कहाँ से होगा? सो द आंसर इज सी। सी जो है वो गोथिक फिक्शन का कहीं से कहीं तक भी एग्जाम्पल नहीं है। The Gothic motive of power and powerlessness typically explores economic class, the misuse of power and resistance to oppression, educational opportunities या religious। Gothic motive power and powerlessness का मतलब होता है कि पावर का मिसयूज करना एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, कि पावर एंड पावरलेसनेस, कि द मिसयूज ऑफ पावर एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, कि पावर का मिसयूज करना और ऑपरेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस करना। सो द आंसर इज बी। ये बिटवीन द लाइन क्वेश्चंस हैं। इन मैरी शेलेज फ्रैंकेनस्टीन, फ्रैंकेनस्टीन का नाम आप सबने सुन रखा होगा। इसे जो है प्रोटो साइंस फिक्शन भी कहा जाता है, यानी कि ओरिजिनल साइंटिफिक फिक्शन कहा जाता है। और ये साइंस फिक्शन से पहले, हालांकि भाई जो साइंटिफिक फिक्शन है वो तो बाद में डेवलप हुआ, लेकिन मैरी शेले को प्रोटो साइंस फिक्शन कहा जाता है। और मैरी शेले का जो फ्रैंकेनस्टीन है, मॉडर्न प्रोमेथ्यूस जिसका सबटाइटल है, तो उसमें उन्होंने साइंस और रिलीजन को जक्सटापोज करके क्या प्रूव करने की कोशिश करी है? सेलिब्रेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस, अ वार्निंग अगेंस्ट अबेंडनिंग ट्रेडिशनल बिलीफ्स, एन आर्ग्यूमेंट फॉर अथीज्म, अ हिस्टोरिकल कंपैरिजन। उन्होंने कहा है कि व्हेन वी लीव आवर ट्रेडिशनल बिलीफ, जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो विनाश इमानेंट है। तो द आंसर इज बी, अ वार्निंग अगेंस्ट अबेंडनिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज। अब यहाँ पर ये थोड़े से लिटरेरी टर्म्स के जो हैं वो क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने अगर ये टर्म पढ़ी हो, विलेनिल। विलेनिल कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स, 19 लाइन्स, 8 लाइन्स, 12 लाइन। विलेनिल जो पोयम, विलेनिल जो होती है उसको तरीका जो होता है, ये 19 लाइन की पोयम होती है जिसमें 5 टर्सेट्स और 1 क्वाट्रेन होता है। 19 लाइन्स की पोयम होती है तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, और 1 क्वाट्रेन होता है तो 19 लाइन्स होती हैं। तो विलेनियल होता है 19 लाइन्स विद 5 टर्सेट। टर्सेट का मतलब होता है 3 लाइन स्टैंजा, और 1 क्वाट्रेन यानी कि 4 लाइन स्टैंजा। द राइम स्कीम ऑफ अ ट्रेडिशनल विलेनियल इज, अब देखो जहां पर भी तुमको 19 दिख रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, लगाया है विलेनियल लिखने वाले ने। कॉमन मीटर, अब देखो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर इस क्वेश्चन में भी आप लोगों ने बैलेट मीटर है, ए बी सी बी, ठीक है, जो बैलेट सेंजा है। अब आपसे पूछा कि भाई बैलेट मीटर क्या होता है, आपने सोचा हमने तो केवल आयम्बिक पेंटामीटर पढ़ रखा है, तो लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ इन आयम्बिक पेंटामीटर यही होता होगा, बस हमने मान लिया यही होता है। नहीं नहीं नहीं, कॉमन मीटर या जिसे बैलेट मीटर कहते हैं ना, ऑल्टरनेटिंग लाइंस होती हैं, आयम्बिक, टेट्रामीटर एंड ट्रायमीटर। आयम्बिक यानी कि जहां एक वॉल पे सिलेबल पे आवाज गिरती है और दूसरे पे आवाज उठती है। टेट्रामीटर मतलब 8 सिलेबल, और ट्रायमीटर मतलब 3 फीट 6 सिलेबल्स। तो जहां 8 सिलेबल 6 सिलेबल, 8 सिलेबल 6 सिलेबल की ऑल्टरनेटिंग लाइंस चलती हैं, उसे वो होता है कॉमन मीटर या बैलेट मीटर। ऑल्टरनेटिंग लाइंस ऑफ आयम्बिक, टेट्रामीटर एंड ट्रायमीटर। देखो भैया, मोनोमीटर, डायमीटर, ट्रायमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, ये सारे मीटर होते हैं जो इनके जो है सिलेबल्स होते हैं।
तो ये भी ये देखो मीटर के क्वेश्चंस हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। क्यों नहीं पूछे जा सकते बताओ? अब पिंडारी कोड, अब आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अगर साधारण चीज पढ़ रखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूछने वाले के पास क्वेश्चंस नहीं है। मैंने अभी बताया आपको, देयर आर सो मेनी एआई टूल्स एंड सो थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड। A Pindaric ode is structured with 2 or 4 line stanzas of equal length। लेकिन बात पता है क्या है कि अगर आप खुद भी ये सोचो कि भाई हम भी जो है वो एआई से क्वेश्चन निकालने, बट यू मस्ट नो कि क्वेश्चन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस उस क्वेश्चन को समझना, उसकी एक्सप्लेनेशन जानना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक्सप्लेनेशन जानने के लिए ऑब्वियसली आपको वो चीज पढ़नी पड़ेगी। अब पिंडारिक ओड इज स्ट्रक्चर्ड विद, पिंडारिक ओड का क्या मतलब होता है? पिंडारिक ओड पिंडार के नाम पर है, उसमें जो वो ओड हैं वो एंकोमियम ओड्स भी कहलाते हैं, यानी कि जो किसी की तारीफ में और उसमें लिखे जाते हैं, एंकोमियम ओड्स भी कहलाते हैं। और इसमें स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और ईपोड जो है वो होते हैं। तो 3 पार्ट्स होते हैं, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड ईपोड। द हॉरेशियन ओड, देखो भैया एक ओड जो थे पिंडारिक ओड थे, इनका एक स्ट्रक्चर्ड होते हैं भाई, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड ईपोड, वो जितनी बार भी आए। होरेशियन ओड में जो हॉरेस के नाम पे थे, दोनों में अंतर क्या है? तो हॉरेशियन ओड्स जो है मोर फॉर्मल, लॉन्गर, इनफॉर्मल, मेडिटेटिव एंड इंटीमेट। तो भाई देखो जो हॉरेशियन ओड होते हैं ना, वो बेसिकली जो होते हैं ना वो इनफॉर्मल होते हैं, यानी कि वो उनमें ये स्ट्रॉफ एंटी स्ट्रॉफ नहीं होता, लेकिन वो अपने जो उनका स्टेंजा फॉर्म है उसी के हिसाब से चलते हैं, सोच परख होते हैं, और वो ज्यादा जो है वो इंटीमेट, पर्सनल ज्यादा होते हैं। एलिजाबेथन ड्रामा इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब देखो एलिजाबेथन ड्रामा के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या है। देखिए यहां ये पूछा है, कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स, मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड प्रोज, स्ट्रिक्ट एडरेंस टू क्लासिकल यूनिटीज, यूजेस ऑफ सोलिलोक्वीज एंड असाइड्स। अगर हम एलिजाबेथन ड्रामा का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जो फिगर आते हैं वो विलियम शेक्सपियर जी आते हैं। और विलियम शेक्सपियर जी ने सबसे ज्यादा जो वायलेट करी हैं वो क्या करी हैं? यूनिटीज, तीनों यूनिटीज, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, तीनों यूनिटीज को उन्होंने बहुत भर भर के वायलेट करा है। तो द आंसर इज स्ट्रिक्ट अदरेंस टू क्लासिकल यूनिटीज। इन रेनेसांस ड्रामा ब्लैंक वर्ड्स रेफर्स टू, अगर हम रेनेसांस ड्रामा की बात करें तो ब्लैंक वर्ड्स का क्या मतलब? प्रोज डायलॉग, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, राइमिंग कपलेट, सॉन्ग एंड म्यूजिकल इंटरल्यूड। भाई देखो ड्रामा ब्लैंक वर्ड्स जो है उसका मतलब होता है कि लाइन जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होगी मगर राइम नहीं होगी, उसे कहते हैं ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स का यूज जो सबसे, जैसे कहते हैं ना कि जिसको बहुत ही उसको एक पावरफुल जो है फॉर्म बनाया था वो मार्लो ने बनाया था, जिसे बेन जॉनसन ने उनकी माइटी लाइन कहा था। The dramatic technique of soliloquy serves to advance dialogues between characters, advance dialogue between, provide comic relief, reveal a character's inner thoughts, describe stage setting। देखो भाई सोलिलकी का मतलब क्या होता है? सोलो मतलब होता है अकेले, और लोक्वा मीन्स होता है डायलॉग। व्हेन आप अकेले स्टेज पे खड़े होकर डायलॉग बोलते हो, अदर कैरेक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट, वो साइड में होते हैं। और जब आप क्या बताना चाहते हो, जब जो कैरेक्टर है ही वांट्स टू रिवील हिज इनर थॉट्स टू ऑडियंस, उसे कहते हैं सोलिलकी। ड्रामेटिक आयनी इन रेनेसांस ड्रामा अकर्स व्हेन, अब आपने अगर ड्रामेटिक आयनी है और अगर आपने मकबेथ पढ़ा हुआ है, मैं मकबेथ से वो दूंगी कि डंकन जो है वो डिनर कर रहे हैं और कह रहे हैं आजकल पता नहीं चलता, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। लोगों को पता है, ऑडियंस को पता है कि यही सेम चीज मकबेथ के और लेडी मकबेथ के साथ है, कि वो उनके चेहरे पे कहीं से कहीं तक वो नहीं दिखा रहे हैं कि वो डंकन को मारने वाले हैं, और डंकन को जो है ये लग रहा है वो मेरे कितने बड़े शुभ चिंतक हैं। तो वही चीज ड्रामेटिक आयरनी का मतलब क्या होता है? द ऑडियंस नोज इंफॉर्मेशन दैट कैरेक्टर्स डोंट। तो यही है ड्रामेटिक आयरनी, कि जब ऑडियंस को पता होता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, मगर कैरेक्टर्स को पता नहीं होता। द वोल्टा इन अ सोनेट रेफर्स टू, देखिए पेट्रियार्कल सोनेट जो होता है एक 8 लाइन का, पेट्रियार्कल सोनेट में पहली 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं और नीचे की 6 लाइन को सेस्टेट कहा जाता है। इन दोनों के बीच में ये एक क्वेश्चन पूछता है, ये उसका आंसर देता है।
इन दोनों के बीच में जो टर्न ऑफ थॉट आता है उसे वोल्टा कहा जाता है। जो टर्न ऑफ थॉट होता है तो उसे क्या कहते हैं, टर्न ऑफ थॉट को वोल्टा कहा जाता है। उससे पहले जो वो वहां पर रुकता है उसे सिज्यूरा कहते हैं। तो वोल्टा जो है उसका है द टर्निंग पॉइंट और शिफ्ट इन आर्ग्यूमेंट। जो चेंज ऑफ थॉट होता है दैट इज कॉल्ड वोल्टा। तो ये था आज का मेरा सेशन। आई होप कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा। हाँ, मैंने कभी कभी मैं अब बात भी कर लेती हूँ, तो कुछ लोगों को उसी पे कह देंगे 7 मिनट तो इसने इसमें ख़राब करे हैं। तो तुम 7 मिनट निकाल के आगे का देख लो, ठीक है, अगर पूरा देखो तो। बाय बाय। और तैयारी करिए तो अच्छे से करिए, ये सोच के करिए कि नौकरी लेनी है और अपने आप को प्रूव करना है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो। केवल यूट्यूब को, सोशल मीडिया को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का माध्यम ना बनाएं। आपकी फ्रस्ट्रेशन से सामने वाले को जो नुकसान होगा वो 1 या 2 घंटे का होगा, लेकिन आपको 100% नुकसान होगा, क्योंकि आप वो नकारात्मकता के साथ जिंदगी भी आप जो है बिताते रहेंगे। जो इंसान नकारात्मक नहीं होता है, अगर उसे कोई बात पसंद भी नहीं आती ना, तो भी वो उस पर कमेंट करने से बचता है, क्योंकि आपकी नकारात्मकता सबसे ज़्यादा आप ही को नुकसान पहुंचाती है। जो इंसान अंदर से खुश है, जो अपनी चीज़ से सेटिस्फाई है और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो कभी किसी को जाकर सोशल मीडिया पे किसी मुखौटे के पीछे छिपकर वो ऊटपटांग बातें नहीं लिख के आता, क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं है। तो अब अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो सोशल मीडिया पे गंदगी मत फैलाइए, क्योंकि वो आप ही को नुकसान करेगी।